हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। हमने कल के पार्ट 1 में सेल चैप्टर के गोल्गी बॉडीज तक कर लिया था, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एज वेल एज स्मूथ, डिफरेंस क्रोमोसोम, डीएनए एंड आरएनए में, ठीक है। और आपका कंप्लीट सेल की डिस्कवरी किसने की थी ये सब हमने देखा था, ठीक है। एनिमल सेल, प्लांट सेल में प्रॉपर ये डिफरेंस। सो जिन ने वो वीडियो अभी तक जाके नहीं देखी है, प्लीज जाके एक बार चेकआउट करें। साथ में एक एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो मेरे अभी 1-to-1 सेशन चल रहे हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में, ठीक है। आप लोग मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं @श्रुति 399 पे। सो किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए एफकेट, सीडीएस, एनडीए के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए है, कई मॉक्स में स्कोर कम आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, स्ट्रेटेजी चाहिए, सो आप इस आईडी टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, तो मैं सिर्फ 199 में वो सेशन ले रही हूँ और आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, सब चीज़ों में हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं, अभी लिमिटेड टाइम के लिए मैंने दोबारा ओपन किया, तो आप दोबारा कर लीजिए अवेल, ओके। इसके अलावा हमारी इंग्लिश की 125 रूल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें गारंटेड ओटीए में, मतलब आई मीन इंग्लिश में 80+ मार्क्स आएंगे आपके। सो जिसने वो नहीं देखा है अभी जाके चेकआउट करें। अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट इज लाइजोसोम से, ठीक है। ओके, एक चीज़ और, मैं ना केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट आपकी वो भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। सो अगर किसी बच्चे ने केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, सो बायोलॉजी से पहले हमने वही खत्म किया है। सो वो सब वीडियोस भी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की भी सब चैनल पे पड़ी है, आप जाके एक बार देख लेना। चलो, लाइजोसोम्स की जो डिस्कवरी की है वो क्रिस्टियन ने की थी, तो ये हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन है। मैंने कल भी बोला था, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन कौन सिंगल मेम्ब्रेन है। देखो आप लोग ना लिख लो, जैसे आपका जो गोल्गी एपैरेटस था, तो मान लो मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे सिंगल मेम्ब्रेन लिखते हैं, तो सिंगल मेम्ब्रेन में आपका सिंगल कौन कौन है, गोल्गी है, लाइजोसोम है, ठीक है, ओके। वैसे मैंने ऐसे याद कर रखा था गर्ल करके, GRL, R मतलब राइबोसोम, G मतलब गोल्गी बॉडीज, L मतलब लाइजोसोम्स, ये तीनों आपके सिंगल मेम्ब्रेन है। तो जो ट्रिक है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की, वो है गर्ल, GRL, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एंड लाइजोसोम्स, ये तीनों आपके क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देन हम चलते हैं आगे। ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एसिडिक एंजाइम्स, ऑब्वियसली, क्योंकि इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो अगर इनको सेल को डिस्ट्रॉय करना है, सो इनके अंदर वैसे एंजाइम्स भी तो होने चाहिए। डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ डेड एंड डिकेइंग डैमेज हो गया उस चीज़ में हेल्प करेंगे, सारी चीज़ों को, मतलब बेसिकली फॉरेन पार्टिकल कोई बाहर से ना आए, सेल को इन्फेक्ट, डैमेज ना कर दे, तो इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। देन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब ये आपको याद रखना है। सो आप डीएम करके याद रखना, सब हम लोग सब क्या बोलते हैं, आप डीएम कर दो, डीएम कर दो। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, बट यहाँ पे बायोलॉजी में डीएम का मतलब है डबल मेम्ब्रेन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो ट्रिक है याद करने की, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है डबल मेम्ब्रेन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। आउटर मेम्ब्रेन इसकी पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन में आपकी फोल्डिंग्स है, जिन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। आप ये डायग्राम में देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी पोरस है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें ये फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोल देते हैं क्रिस्टे। इस तरीके से ये होते हैं क्रिस्टे। ये क्यों होती है भाई, किसको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ, बट इसका रीजन ये है, मैं बता देती हूँ, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम हायर क्लासेस में, अब मास्टर्स में, आगे जाके पीएचडी में, जब ये आप प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ते हो, सो उसमें हमें ये तो पता है ये एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है, एनर्जी जनरेशन में। सो जितनी ज़्यादा आपकी फोल्डिंग्स होगी ना इसकी इनर मेम्ब्रेन में, उतनी ज़्यादा यहाँ पे चैनल्स होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी एटीपी जनरेट होगी, ठीक है। सो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एटीपी जनरेट हो। जैसे हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप लोगों ने पढ़ा है ना, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, ठीक है, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एनर्जी चाहिए, ओके। चलो, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स है, जिनको क्रिस्टे बोला जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटी की में जनरेशन में हेल्प करता है। क्रेब साइकिल, ईटीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करता है ये। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। इस सेमी ऑटोनोमस का मतलब है इसके पास इसका खुद का सर्कुलर नेक्ड डीएनए, आरएनए और 70 राइबोसोम होता है, ठीक है। मतलब इसके पास खुद का डीएनए है, इसके अंदर खुद का डीएनए है, और इसके अंदर खुद के राइबोसोम है। मतलब सेल में तो है अलग से डीएनए और राइबोसोम, ठीक है, कि अगर ये सेल है तो यहाँ डीएनए और राइबोसोम है, लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर भी इसका खुद का है, इसलिए बोला गया सेमी ऑटो, मतलब खुद के पास खुद का, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं प्लास्टिड्स में। यहाँ तक आपका एनिमल सेल का था बिल्कुल सेपरेट, वो खत्म हो गया। प्लास्टिड्स आप क्या आते हैं प्लांट सेल में, जिसने अर्नेस्ट हैकेल ने डिस्कवर किया था, बस नाम पता होना चाहिए, थोड़ा सुन लो, ठीक है। सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। तो अगर क्वेश्चन आता है दो ऐसे ऑर्गेनल्स जो आपके सेमी ऑटोनोमस है, सो एनिमल सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और प्लांट सेल में आपका क्या है, प्लास्टिड्स है। याद रखना है आपको बिल्कुल, इसकी ट्रिक याद रखना, PM, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, PM। सो अगर क्वेश्चन आता है कि दो ऐसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल में प्लास्टिड, और उसकी ट्रिक रहेगी PM, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम।
डिस्कवर्ड ये हमने पढ़ लिया। अब ये अपना जो है ना सबसे पहले 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, देन क्रोमोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरो मतलब ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल की वजह से जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीव्स में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब ना यहाँ जो मैं समझाने जा रही हूँ स्ट्रक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसको ध्यान से समझना। मैं इधर बताती हूँ, ठीक है। जो आपका ये देखो मैं इससे बताती हूँ आपको, ग्रीन कलर ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो अगर ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें आपका ये जो पूरा स्कैटर्ड है ये पूरा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपके थैले जैसे पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसको बोलेंगे थाइलेकोइड्स। क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स, ठीक है। और ये जो थैली थैली एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, अगर वो गुच्छा है पूरा, ठीक है, तो आपने थाइलेकोइड्स बोल दिया। लेकिन अगर आप अगर पूरा गुच्छा है तो ग्रेना बोल दिया, लेकिन अगर एक है तो थाइलेकोइड बोल दिया। मतलब अगर ये एक है तो आपने बोला थाइलेकोइड, लेकिन अगर इस पूरे को भी तो कुछ बोलोगे तो क्या बोलेंगे? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना, ठीक है। एक बार रीड आउट करते हैं। ग्रीन इन कलर, गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये तो वही बातें लिखी है इन्होंने, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये है वो है, ठीक है। और जो इस पूरे में ये जो पूरा आपका स्ट्रोमा में फ्लूइड प्रेजेंट है, कुछ कुछ प्रेजेंट है, इसको हम अपना बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते हैं? लैमिला, ठीक है। ओके, सो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब जो बाहरी पर रहता है, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। और जो इसकी अंदर की साइड है उसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैंने अलग से भी समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। अगर ये पूरा आपका स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन का, सो ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन आप बाहर देख रहे हो इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको लैमिला बोला जाएगा। अगर ये जो गुच्छा गुच्छा एक है, मतलब एक थैली के ऊपर एक थैली के ऊपर एक थैली पड़ी है ना, एक एक थैली है, सो बोलेंगे थाइलेकोइड्स। लेकिन इस पूरे थैली के गुच्छे को बोलते हैं ग्रेना। सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम स्ट्रोमा ग्रेना क्या है और थाइलेकोइड क्या है, उल्टा कर देते हैं, है ना। आपको याद रखना है, थैली एक है तो एक थैली है तो थाइलेकोइड है, और थैली का गुच्छा है तो ग्रेन है। ओके, अब हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। ये कलरफुल होते हैं आपके, एक्सेप्ट ग्रीन कलर नहीं देंगे क्योंकि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं आपके। देन ल्यूकोप्लास्ट आपका व्हाइट और कलरलेस होगा, स्टोरेज करेगा मेनली स्टार्च की, माइलोप्लास्ट की। ऑयल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइलोप्लास्ट। इलाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीन के लिए कौन होता है? एल्यूरोप्लास्ट। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये PYQ भी इनफेक्ट, कि स्टार्च के लिए कौन है आपके? एमाइलोप्लास्ट, ऑयल के लिए इलायोप्लास्ट, एंड प्रोटीन के लिए एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ओके, सो वैक्यूल पे आते हैं। वैक्यूल आपका प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। सो यहाँ पे आप गर्ल के साथ वी भी ऐड कर सकते हो क्योंकि वो भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, GRLV। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो इस सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट बाउंड सैक है, एक्ट एज स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल और डस्टबिन ऑफ सेल। स्टोर करता है वाटर को, फूड को, पिगमेंट्स को, आर्थ्रोसाइनिन, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को। मैंने बताया अभी तक कि प्लांट सेल में इसका रीजन है बड़ा वैक्यूल होने का, रटना नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्लांट सेल को स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया, कोई गैस है, कोई पिगमेंट है, कुछ भी, कोई वाटर है, नरिशमेंट है, कुछ भी, इसको फूड है, स्टोर करना है। क्योंकि वो मूव तो करता नहीं है, एनिमल सेल्स तो मूव कर लेते हैं, इसलिए प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है और ज़्यादा होता है। बट एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होंगे या छोटे छोटे होंगे साइज में, ठीक है। ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना डिफरेंसेस से। सो लार्ज होगा प्लांट सेल में, 60 to 90% सेल की वॉल्यूम कवर करेगा। रेगुलेट करता है आपकी टर्बिडिटी को, स्टोर करता है वाटर एंड सेल सेप, ठीक है। ओके, अब आता है सेल डिवीजन पे। न्यू प्रोजेनी और डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं सेल डिवीजन से आपके। आप ये जानो, जैसे जो सेल साइकिल होती है आपकी कंप्लीटली, उसमें इंटरफेज होता है एक, और एक होता है एम फेज, ठीक है। 2 फेजेस में आपकी डिवाइडेड है, इंटरफेज और एम फेज। अभी सीडीएस लेवल पे इतना आपको पूरा सेल साइकिल नहीं पढ़ना क्योंकि ये नीट PG में, UG में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं बिल्कुल क्रीम निकाल के लाई हूँ, इतना ही कर लेना सफिशियंट है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इंटरफेज में क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, मतलब इसमें क्या होगा? G1, G0, S, G2, ये 4 तरीकों से सेल काम करेगा आपका, ठीक है। अब मैम ये क्या क्या है तो एक एक करके देखते हैं। G1 एक फेज है आपका जो कंपैरेटिवली लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है, और ये आपका सेल डिवीजन का जब साइज इंक्रीज करना होता है ना, तब ये जो फेज है ना वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या समझाया आपको कि जो आपका G1 फेज है, मैं डायग्राम से भी बता देती हूँ यहाँ पे बना के, देखो। मैं अगर ये आपकी पूरी सेल साइकिल है, ठीक है, ये इतना मान लेते हैं हम, आपका M फेज है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया G1 फेज, ठीक है, ये आपका हो गया S फेज, और ये आपका हो गया G2 फेज,
ठीक है। अब मैंने बोला कंपैरेटिवली लॉन्गेस्ट फेज, देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो फेज है ये लॉन्गेस्ट फेज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेल इंक्रीज होता है, सेल का साइज, ठीक है। जी नोट फेज को बोला जाता है क्विसेंट फेज, वो यहीं पे आता है, मतलब एम फेज के बाद जब आप G1 फेज में जा रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जी नोट फेज, इतना याद रखना है बस आपको, ठीक है। सेल एग्जिट द एक्टिव सेल डिवीजन साइकिल एंड एंटर इनटू अ नॉन डिवाइडिंग स्टेट, क्योंकि इसके बाद सेल डिवाइड नहीं होता है। एस फेज इज फॉर रेप्लिकेशन फेज या सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है, जितना भी सेंट्रोसोम है, डीएनए सब सिंथेसिस होगा, सब कुछ रेप्लिकेट हो जाएगा। एंड G2 फेज इस सेल को प्रिपेयर करने के लिए होता है ताकि वो प्रिपेयर हो सके माइटोसिस के लिए। सो हम ऐसे करते, ऐसे याद रखते हैं, मतलब कि ये वाला जो फेज है, ये वाला, इसको बोला जाता है सेल ग्रोथ फेज, ठीक है। मैं देखती हूँ ग्रोथ फेज, ये वाला फेज बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन फेज, और ये वाला फेज है जो G2 वाला है, इसको बोला जाता है प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, क्योंकि इसके बाद है आपका एम फेज, ठीक है। सो दिस इज प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ओके। फिर ये आपका इतना सा आ गया आपका एम फेज, ठीक है। अब एम फेज में बढ़ते कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें माइटोसिस होगा और मियोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस मतलब इसमें कैसे होगा, अकर्स इन सोमैटिक सेल इन सिंगल फेज, क्रोमोसोम नंबर ऑफ द प्रोजेनी सेल इन द सेम एज द पेरेंटल सेल, मतलब कि जो आपके क्रोमोसोम नंबर हैं पेरेंट के वही तो आएंगे बच्चे में। 46 होते हैं ना हमारे पास, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, सो वो चेंज थोड़ी होगा, तो वो तो सेम ही रहता है। दो आइडेंटिकल प्रोजेनी बन जाएंगे, मतलब एक सिंगल पेरेंट सेल से आपके दो सेल्स बन जाते हैं माइटोसिस में, सिंपल, ठीक है। अनकंट्रोल्ड अगर माइटोसिस हो गई तो उसी को कैंसर सेल में डिवीजन बोला जाता है। इसमें 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ओके। मियोसिस में आओ, मियोसिस में अकर्स इन जर्म सेल, ये मतलब जैसे ये आपके सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है, जो आपके 22 पेयर्स में होता है, लेकिन जो आपके जर्म सेल है जो XX और XY क्रोमोसोम वाले होते हैं उनमें ये होती है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है आपका और वही सेम, मतलब वो हाफ हो, जैसे इसमें सेम था ना पेरेंट सेल का, पहले इसमें हाफ होगा, क्योंकि ये 2 स्टेप में होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। आपको इतना डीप नहीं पढ़ना, आप बस ये जान लो पहले इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, क्योंकि इसमें 1 से 4 बनते हैं। मियोसिस में कैसे बनेंगे, 1 से 4, पहले 2 मियोसिस 1 में, और फिर मियोसिस 2 में आपके इससे भी 1-1 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये मियोसिस 2 में बन गए। तो टोटल अगर हम देखें तो 1 से कितने प्रोडक्ट बने, 4 मियोसिस में, दिस इज इन केस ऑफ मियोसिस, ठीक है। और माइटोसिस में अगर हम देखें तो 1 से कितने बने आपके, 2, ठीक है। सो दिस इज इन केस ऑफ माइटोसिस के 1 से बने आपके 2। चलो, इंपॉर्टेंट 4 जनरेशन न्यू जेनेटिक वेरिएशन, अच्छा, और ये ना हैप्लॉइड होते हैं सारे, N सारे हैप्लॉइड आपके। सो जेनेटिक वेरिएशन में स्पीशीज में ये इंपॉर्टेंट होता है। टर्नर सिंड्रोम या क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, कॉज ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम, यहीं पे ही मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, या फिर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होते हैं आपके सारे, एक वीडियो बना दूंगी उसमें सारे आपके सिंड्रोम्स करा दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्यों होता है, जब आपके यहाँ पे डिवीजन हो रही होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। सो किसी में क्रोमोसोम ज़्यादा चला गया, XXX हो गया, आपने सुना होगा, XXY हो गया, या XXY हो गया, या XYX हो गया, मतलब इस टाइप से मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको रैंडम। सो वो जो होता है वो एक वीडियो बनाऊंगी उसमें, ठीक है। सो उसी से आपके एक साथ सारे कवर हो जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि टर्नर कौन सा था, क्लिनफिल्टर कौन सा था, वो ट्रिक के साथ बताऊंगी, ठीक है। सो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आपका। अपन ने यहाँ पे देख लिया लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मैंने याद कराया था गर्ल वी से, दैट इज गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल, ठीक है। फिर हमने प्लास्टिड देखा जो केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। देन हमने कंप्लीट वैक्यूल देख लिया। देन हमने सेल डिवीजन देखी, जिसमें मैंने आपको ये पूरी साइकिल समझाई है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, माइटोसिस फेज, ठीक है। किसमें क्या क्या करता है वो बस आप एक बार रीड कर लेना। माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं, ठीक है, और मियोसिस में आपके 1 से 4 बनते हैं, और सारे हैप्लॉइड होते हैं मियोसिस में, ठीक है। सिंड्रोम्स आपके वेरिएशंस कैसे होते हैं वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी ट्रिक से, जिसमें मैं याद करा दूंगी। CDS के लिए आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस मियोसिस, पूरी सेल साइकिल में PhD करने नहीं बैठना है। किसी को फिर भी पढ़ना है एडिशनल तो वो अपना पढ़ सकता है रेफरेंस बुक से, ठीक है, लेकिन NCERT के हिसाब से और PYQ के हिसाब से इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, एनी काइंड ऑफ डाउट, कमेंट कर देना। साथ में मैंने आपको अपनी पर्सनल 1-to-1 सेशन लेना है स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, मार्क्स के रिगार्डिंग। आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है मॉक्स में, GS में या इंग्लिश में, इंग्लिश समझ नहीं आ रही कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ भी डाउट आपको, सो @shruti399 पे आप मुझे मैसेज कर देना, 1-to-1 सेशन ले सकते हो, ठीक है। ओके, लाइक शेयर कर देना, चैनल को पसंद आए